इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी क्या है और न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे और एटॉम बॉम्ब भी इसके बीच में आएगा। वैसे हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि व्हाट इज़ मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं। इन दोनों को एक साथ अगर इसका मास मेजरमेंट करते हैं, मास का मेजरमेंट करते हैं और दोनों इन सब को न्यूट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग निकाल करके मेजरमेंट करते हैं, तो इससे पहले वाला जो एक साथ किए थे और बाद में जब अलग अलग किए हैं, इन दोनों को माइनस करने के बाद ये आता है मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट क्या होता है? मास डिफेक्ट m माइनस ए ओ ए, ठीक है, m माइनस ए। इसको डेल्टा m से शो करते हैं। नो मास डिफेक्ट का मतलब कल बता दिए थे। मास डिफेक्ट और ये मास ऑफ द न्यूक्लियस जो होता है उसको माइनस कर देते हैं। व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी? ओके, बाइंडिंग एनर्जी क्या है? जैसे कि मालूम है कि एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से भागे फिरते हैं, नहीं, एक दूसरे से जकड़े रहते हैं। और जकड़े हुए हैं इसका मतलब कोई फोर्स एक्ट कर रहा है। जिस फोर्स से जकड़े हुए हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसी फोर्स को बोलते हैं या उसी तौनाई को बोलते हैं एनर्जी से। जिस एनर्जी से ये लोग जुड़े हुए हैं उसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ जकड़े हुए हैं और इसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, जिस एनर्जी से जकड़े हुए हैं। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करते हैं? ऊपर में जो मास है उस चीज पे डिपेंड करता है। मतलब बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगा जब मास डिफेक्ट ज्यादा होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द मास डिफेक्ट एंड the constant of proportionality is c square. Hence the binding energy we can say that the mc square. Okay, mc square, this is the formula of the energy which is the binding energy. Clear? अच्छा, what is the nuclear fission? फीज करना मीन्स टूटना। फीज कर गया माने टूट गया, ठीक है, ब्रेक हो जाना, टूट गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे न्यूक्लियस टूट रहा है। नाम से समझ में आ गया कि ये न्यूक्लियर है और ये टूट रहा है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन। अब यहाँ पे भी वही होगा। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक बड़ा सा न्यूक्लियस जो है, दो यहाँ पे बराबर नहीं होगा। ओके, यहाँ पे दो छोटे या हल्के न्यूक्लियस में टूट जाए, उसी को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ पे बराबर नहीं होगा, जरूरी नहीं है बराबर हो, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भारी न्यूक्लियस जो है छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है, उसको हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। एग्जाम्पल जो है डिफरेंट टाइप्स का दे सकते हैं, जैसे यूरानियम का है। और ये बात याद रखना, फ्यूजन उस वक्त होगा जबकि अनस्टेबिलिटी आएगी। अनस्टेबल होगा कोई न्यूक्लाइड या न्यूक्लियस, तब जाकर कोई न्यूक्लियस अगर अनस्टेबल होगा तब जाकर वो टूटेगा या फिर उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन का अमल होगा। अगर वो स्टेबल है तो उसमें हम न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं देख सकेंगे। तो सबसे पहले कंडीशन होना चाहिए वो अनस्टेबल हो। अनस्टेबल जो है बहुत सारी टाइप्स के दिए जा सकते हैं। उसमें ये एक अमल ये है कि हम न्यूट्रिनो से बॉम्बार्डमेंट करते हैं अनस्टेबिलिटी करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए न्यूक्लियर फ्यूजन, और न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हम लोग क्या चाहिए? न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हमको चाहिए कि अनस्टेबिलिटी। अनस्टेबिलिटी का एक कंडीशन ये भी है कि हम क्या करते हैं? बॉम्बार्डमेंट करते हैं। किससे बॉम्बार्डमेंट करेंगे? न्यूट्रॉन से। अच्छा, न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट कर दी। एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल में क्या होगा कि मिसाल के तौर पर जैसे कि यूरानियम है, यूरानियम आइसोटोप, ये देखो, एटॉमिक नंबर 92, मास नंबर 235। अच्छा, तब कहा इसका जो न्यूक्लियस जो होता है, इसमें क्या करेंगे? एक न्यूट्रॉन से जैसे मैंने कहा बॉम्बार्डमेंट किया था न्यूट्रॉन से। अगर उसको अनस्टेबल करना है, जैसे ही अनस्टेबल हो जाएगा वो छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाएगा, और जैसे ही टूट जाएगा तो हो गया न्यूक्लियर फ्यूजन। तो सबसे पहले बॉम्बार्डमेंट किया जाता है न्यूट्रॉन से। तो यहाँ न्यूट्रॉन से क्या करेंगे? बॉम्बार्डमेंट हो गया। अब देखो बॉम्बार्डमेंट करने के बाद क्या मिलेगा, अभी देखेंगे कि क्या मिलेगा, ठीक है। पहले ही बता देते हैं कि यहाँ पर जो है न्यूट्रॉन मिलेगा, और न्यूट्रॉन को ये एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि हम न्यूट्रॉन अगर दे रहे हैं, मतलब कि इसमें अगर न्यूट्रॉन से स्ट्राइक कर रहे हैं, मतलब कि बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा कि ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब देखो न्यूट्रॉन का क्या फार्मूला, नीचे में 0 ऊपर में 1, ठीक है, नीचे में 0 ऊपर में 1। तो अब देखो ये दोनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये जज़ब कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है, इन दोनों को जज़ब करके एक नया चीज मिला है। वो न्यूट्रॉन को जज़ब कर लेता है, और जज़ब करने के बाद क्या बन गया? अब अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल होने के बाद ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगा,
अनस्टेबल कोई हो गया मतलब ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। जैसे कि कोई एक बच्चा है, वो 10 किलो का सामान ही उठा सकता है, हम 50 किलो उसके सर पर डाल दिए, कितना देर तक रहेगा? बल्कि उसे देंगे वो गिर जाएगा, वो टूट जाएगा। वो यही चीज़ यहाँ पर होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल में टूट जाएगा, अनस्टेबल हो गया, टूट गया, मतलब इसके सर पर के बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिए। अब क्या होगा? बेरियम बनेगा, 2 क्रिप्टन बनेगा और जो है और न्यूट्रॉन में टूट जाएगा। यहाँ पर एक रिएक्शन दिखाया गया है जैसे कि मैंने कहा, ये न्यूक्लियस है यूरानियम का 92 to 35। ओके, 92 to 35 न्यूट्रॉन से स्ट्राइक किए, स्लो स्ट्राइक है। उसके बाद क्या हो गया? ये सबको ऑब्जर्व कर लिया। अब क्या हो गया? ये अनस्टेबल के बाद अब टूटेगा ना, टूटेगा। ये बेरियम हो गया, क्रिप्टन हो गया, ये 3 न्यूट्रिनो, और साथ में ये जो एनर्जी निकलेगा ना, वो काफी ज्यादा एनर्जी होगा, वेरी हाई, बहुत ज्यादा एनर्जी इसमें से निकलता है। अब देखो, न्यूक्लियर जो है ये अनकंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन। अब अनकंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? अनकंट्रोल, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जब यूरानियम का आइसोटोप है, अरे ये भी एक बात याद रखना कि हम कुछ देर के लिए हम उसके आइसोटोप को बदल दे रहे हैं, मतलब कि ये आइसोटोप बनाने का एक जरिया भी है जब न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट करते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं रहता है। ठीक है, ये बात याद रखना। क्या हम आइसोटोप बना सकते हैं न्यूट्रॉन? जहां बना सकते हैं, लेकिन वो अनस्टेबल रहेगा, ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। अच्छा, यूरानियम का जो आइसोटोप है उसके न्यूक्लियस पे जब एक, जैसे कि मैंने बॉम्बार्डमेंट किया जाता है तो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है, ये जो इससे पहले हम लोगों ने ये टूट जाता है। अब देखो कैसे होता है ये सब। अब देखो कि ये अनस्टेबल है, मतलब कि अनकंट्रोल, अनस्टेबल है, तो साथ में ये अनकंट्रोल फ्यूजन होगा। अब देखो, एक एटम तो नहीं होगा उसमें, एक एटम नहीं होगा, कई एटम्स होंगे उसमें, हजारों लाखों एटम्स होंगे उसमें, और हर एटम के साथ यही होने वाला है। यहाँ पे एक एटम्स दिखाया गया है, एक एटम्स ऐसे बेरिलियम और जो है बेरियम है, उसके बाद जो है बेरियम के बाद यहाँ पर यूरानियम है, बेरियम में टूटा, न्यूट्रॉन से 2 न्यूट्रॉन बना और जो है ये क्रिप्टन बना। अब क्या होगा? फिर स्ट्राइक करने के बाद फिर देखो, फिर बना, ये चैन जो है इस तरह बढ़ते जा रहा है, फिर स्ट्राइक हुआ, फिर यहाँ पे, क्योंकि ये क्यों स्ट्राइक हो रहा है? बिकॉज हम एक न्यूट्रिनो से इतना सारा क्यों हो रहा है? इसीलिए कि ये जो स्ट्राइक करने के बाद ये जो बन रहा है, साथ में न्यूट्रिनो भी बन रहा है, और फिर बाकी के यूरानियम से यही टकराएगा और फिर उसको अनस्टेबल करेगा। देखो 3 निकल रहे हैं, मतलब इससे 3, फिर 3 निकलेगा, फिर 3 निकला, फिर यहीं से फिर 3 निकलेगा, इसी तरह से फर्दर चलता रहेगा और एक अनस्टेबल न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहेगा। अब ये समझ में आ रहा है कि क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इसको स्ट्राइक किए थे, किस चीज से स्ट्राइक कर थे? न्यूट्रॉन से स्ट्राइक किए थे। अच्छा, न्यूट्रॉन से स्ट्राइक किए हैं तो फिर उसको, ये तो एक एटम में हुआ, बाकी सब एटम को अलग अलग न्यूट्रॉन चाहिए था, लेकिन एक ही न्यूट्रॉन में इतना सारा कैसे? कहा एक ही न्यूट्रॉन में इसलिए है कि इसमें स्ट्राइक करने के बाद ये अनस्टेबल हो गया, साथ में जो बना वो फिर से न्यूट्रॉन बना, और वो न्यूट्रॉन बाकी के यूरानियम से स्ट्राइक करके इतना सारा चैन बनाएगा, क्योंकि 1 से 3 बन रहा है। अब देखो कितना ज्यादा, मल्टीपल टाइम्स अनस्टेबल होगा, एक चैन न्यूक्लियर फ्यूजन बनेगा, काफी खतरनाक। एटम बम इसी के बेस पर बनाया जाता है, एटम बम इसी से बनाया जाता है। और कभी कभी पूछ लेता है कि एटम बम में हम लोग क्या यूज करते हैं। वैसे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में 2 बम गिराए गए थे, एक का नाम था लिटिल बॉय, दूसरे का नाम था फाइट में। ये दोनों गिराए गए थे और ये दोनों थे एटम बम, दोनों एटम बम थे। न्यूक्लियर रिएक्शन काफी डैमेज हुआ और अभी तक वो रेडिएशन निकल रहा है। देख सकते हैं कि ये तो अनकंट्रोल है, कंट्रोल नहीं किया जा सकता इसको, अनस्टेबल भी है, अनकंट्रोल है, एकदम चैन रिएक्शन चलता रहेगा लास्ट तक, कभी खत्म ही नहीं होगा। और इसमें जो इस्तेमाल किया था, जो एटम बम में, क्या यूरानियम यूज किया जाता है? यूरानियम यूज किया जाता है, पोलोनियम यूज किया जाता है। यूरानियम और पोलोनियम मिलाने के बाद बिल्कुल सेम प्रोसेस जो ऊपर में चैन रिएक्शन दिखाया गया है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने यही यूज किया गया था, 6 अगस्त को और 9 अगस्त को। अब न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं? कहा न्यूक्लियर रिएक्टर में, प्लांट में कर सकते हैं, ठीक है, और उसमें ईंधन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके बाद ईंधन का इस्तेमाल करेंगे तो बिजली भी पैदा होगी,
न्यूक्लियर फ्यूजन में पता है कि बहुत ही ज्यादा ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, वेरी 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 हाई, सबसे ज्यादा, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर एनर्जी निकलता है। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे इसके आगे, ठीक है। यहीं पर अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।